हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग? बहुत दिनों के बाद दर्शन हो रहा है आप लोगों का, मेरा भी। तो कुछ चीज़ था इसी वजह से, कुछ कमिटमेंट्स था, कुछ बिजी था मैं, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो ठीक है, मैं अभी शुरू करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, मतलब शुरू करेंगे अभी फिर से। पहले जैसा बनाएंगे, ठीक है। वीडियो आएगा, टीचिंग वीडियो भी आएगा, स्ट्रेटजी वाला वीडियो भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो चलिए उसको छोड़िए। तो आज जिसके लिए हम यहाँ पे है, जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ आज आप लोगों के लिए, उसका वो है कि मॉक एनालिसिस के रिगार्डिंग। ये सब बहुत, मतलब ऐसा बहुत बार होता है, मेरे साथ भी होता था, आप लोगों के साथ भी होता होगा, अभी एस्पिरेंट्स के साथ होता होगा कि हम मॉक तो देते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मॉक, तीसरे के बाद चौथा, एक दिन में 4 5 6 मॉक दे दिया। तो फिर लगता है कि हम लोग, मतलब अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है, लेकिन ये ज़्यादातर गलत बात है, ठीक है। क्योंकि जब आप एनालिसिस अगर नहीं करोगे ठीक से मॉक का, तो आपका वो मॉक देना बेकार हो गया, ठीक है। एनालिसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दैट मॉक। तो वो एनालिसिस करने का मैं अपना 3 स्टेप का एक प्रोसीड्योर है। तो 3 स्टेप प्रोसीड्योर के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि वो 3 स्टेप कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको एनालिसिस करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कैसे लोग मॉक देते कैसे हैं, ठीक है। आप लोग देते कैसे हो। ये रहा मॉक का इंटरफेस, ऐसा कुछ इंटरफेस रहता है। यहाँ पे 1 2 3 4 करके क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे क्वेश्चन आया, यहाँ पे क्वेश्चन आया, ठीक है। ये रहा इंटरफेस। फिर आपको यहाँ पे टाइमर वगैरह ये सब कुछ दिया हुआ रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मॉक देते हैं। मॉक लगाने के बाद हम लोग देख लिए कि, मान लीजिए कि अभी आरआरबी पीओ है, तो आरआरबी पीओ के लिए हमने देख लिया कि क्या 58 स्कोर हमने किया है, मतलब 58 हमने मार्क किया है, जिसमें से हमारा 2 या 3 गलत हुआ है, ठीक है। और बाकी हमारा पूरा 56 राइट हुआ है। तो अगर 56 और तो 2 गलत हुआ, तो इसका मतलब हमारा स्कोर कितना हो गया, हमारा स्कोर 55.5 आ गया। और हमने परसेंटाइल भी देख लिया कि हमारा परसेंटाइल मान लीजिए 92%, 92.1 परसेंटाइल है, ठीक है। और वैसे एक्यूरेसी हमने देख लिया, बस हमने ये सब करके रख दिया। और क्या हुआ, ये बहुत लोग ये करते हैं, और बहुत लोग क्या करते हैं कि इसमें से जो 2 3 गलत हुआ है वो गलत ढूंढ के, अच्छा ये वाला गलत हुआ है क्या, क्यों गलत हुआ है, अच्छा ये तो सिली मिस्टेक है, अच्छा ये वाला फॉर्मूला नहीं आता था, ठीक है। ऐसे रॉन्ग रॉन्ग हो गया, ठीक है, इसको हम सुधार लेंगे, ये करके छोड़ देते हैं। और बाकी अगर कोई उससे भी ऊपर करता है तो क्या करता है, तो मतलब जो बाकी 58 हुआ, मतलब जो बाकी 12 क्वेश्चन छूट गया, ठीक है, 22 क्वेश्चन जो छूट गया, वो बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉक एनालिसिस। लेकिन ये पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूव और पूरी तरह से अच्छा वाला मेथड नहीं है ये। अच्छा वाला जो है, मतलब 3 स्टेप का जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, आप उसको फॉलो करके देखिएगा एक बार, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, फर्दर मॉक्स में फ़ायदा मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि स्टेप 1 क्या होता है। जो 3 स्टेप हुआ, उसका स्टेप 1 के बारे में अगर मैं बताऊँगा, रॉन्ग क्वेश्चन व्हिच एंड व्हाई, इसका मतलब क्या हुआ। जैसा कि आप लोग देखते हो कि कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, कौन सा राइट हुआ, वो आपको देखना जरूर है। लेकिन 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 आपको मैं ये इंटरफेस इसीलिए आपको बार बार दिखा रहा हूँ, ऐसा रहता है, यहाँ पे कंपनी का नाम रहता है वगैरह वगैरह कुछ। ये वाला जो क्वेश्चन रहे हो गया, मतलब ये मान लो कि 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका रॉन्ग हुआ है, रेड कलर का फिर मार्क हुआ रहेगा यहाँ पे। तो आपका अगर रॉन्ग हुआ है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये क्या है, मान लीजिए क्या है, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है। वो सिलॉक्स का क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे यहाँ पे कितना परसेंट लोगों ने ये वाला अटेम्प्ट किया है, कितना परसेंट लोगों ने स्किप किया है। ये सब फीचर रहता है, ये सब फीचर देखने के लिए नहीं, इसको इस्तेमाल करने के लिए है। डिटेल वे में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है कैसा नहीं। अगर जो आप लोग ये फॉलो करते हो ना, तो बहुत, और ये सुनने में बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन ये आपको, मतलब जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आप एनालिसिस में अपना 20 मिनट लगाते थे, आधा घंटा लगाते थे, इसमें और 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा सिर्फ और सिर्फ। तो देखिए उसमें कितना परसेंट लोगों ने अटेम्प्ट किया, कितना परसेंट लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, ऐसा कुछ डाटा यहाँ पे रहता है। उसका टोटल टाइमिंग दिखाता है इसमें कि एवरेज टाइमिंग कितना है, टॉपर का टाइमिंग कितना है, आपका टाइमिंग कितना है। तो आपको सबसे पहले उसको देखना है कि टॉपर जो है, टॉपर 22 सेकंड में किया है ये वाला क्वेश्चन, और इसका राइट हुआ है। एवरेज जो है 35 सेकेंड्स है, मेरा कितना लगा, मेरा 33 लगा।
इसका मतलब क्या क्या आप एवरेज से थोड़ा अच्छा हो, लेकिन आप टॉपर की तरफ जाने में अभी बहुत डिस्टेंस है। फॉल्स के लिए मैं बता रहा हूँ, जो रॉन्ग हुआ है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। आपको ये सोचना होगा कि आप 33 सेकेंड्स लगा तो दिए, लेकिन वो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अल्टीमेटली आउटपुट कितना हुआ, -0.25, 33 सेकेंड्स मिला के। आप एक बार आपका पूरा रॉन्ग देखना कि कितना टाइम आप रॉन्ग क्वेश्चंस करने में वेस्ट करते हो। ठीक है, ये सब एनालिसिस का पार्ट होता है। अभी क्या होता है, अभी सबसे पहले हमको ये देखना है कितना % लोगों ने अटेम्प्ट किया क्या नहीं। अगर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों ने अटेम्प्ट किया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको सही भी किया है, इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ ना कुछ वीक है। कौन से कॉन्सेप्ट के वजह से मेरा ये वीक है, उसको आप पहले एक कॉपी के पे नोट डाउन करो, या फिर अपने लैपटॉप में, डिजिटल ज़माना है, अपने लैपटॉप में जो एक्सेल शीट वगैरह कुछ बनाऊँ, वर्ड फाइल कुछ बनाऊँ, उसमें आप नोट करो कि ऐसा मॉक 1, दिस कंपनी का मॉक 1, इसमें रीजनिंग के लिए, रीजनिंग का सिलॉस का ये वाला क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता, मान लो ओनली अ फ्यू के वजह से मेरा ये गलत हुआ है, ऐसे लिखो ओनली अ फ्यू के वजह से। मतलब अपने हिसाब से, अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि ग्रामेटिकल सही होना होगा, या फिर अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो कि सम ऑफ द, वैसे करेंगे तो ठीक हो जाएगा, इसको करना है, ऐसे आप लिखो। और लिखने के बाद यहाँ पे साइड में इतना भी लिखो कि इसमें मैं एवरेज, मतलब इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में गलत हुआ है उसको एवरेज लोगों ने कितने अटेम्प्ट किया, मतलब उतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप देख के पता चल जाएगा कि आप इसमें एवरेज मार्क्स ला रहे हो, या फिर बहुत सारा लोगों ने इसको सही किया है या फिर नहीं। अगर नहीं किया है तो इसका मतलब क्वेश्चन हार्ड था, आप हार्ड क्वेश्चन को टाइम देने गए थे। तो ये वाला आपको ब्रैकेट में अपने तरह से लिखना है कि ये वाला हार्ड था, या फिर ये वाला ईजी था, या फिर ये वाला बहुत लोगों ने किया, मैंने गलत किया, बहुत लोगों में से मैंने गलत किया। ये सब डाटा वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये वैसा रहेगा स्टेप 1। ये सुनने में बहुत मुश्किल लग रहा है कि ऐसा कैसे होगा कैसे नहीं, लेकिन यार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप एक बार ये डायरी या फिर ये डिजिटल बुक मेंटेन करके देखो। डिजिटल बुक मेंटेन करने के बाद कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि अच्छा मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट करना है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट के लिए आप अपना दिन डिवोट कीजिए। आज का मतलब आज मान लीजिए कि ऐसा ऐसा आपका 4-5 पॉइंट यहाँ पे बना नोट में। ठीक है, इस पॉइंटर में ये भी होगा कि सिली मिस्टेक हुआ है। सिली मिस्टेक कैसा हुआ है उसको भी आपको ब्रैकेट में लिखना है कि कैलकुलेशन एरर हो गया, मैं 24 को 25 ले लिया, ऐसा भी सोच सकते हो। या फिर ऐसा भी लिखना होगा कि ओनली अ फ्यू को, मतलब मैं देख ली, मतलब मान लीजिए मेरा पहला ऐसा बहुत गलत होता था कि मैं हड़बड़ी में क्वेश्चन पढ़ता था, एक पजल बना दिया, पूरा पजल बनाने के बाद वो वाला क्वेश्चन में पढ़ता था, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसमें लिखा हुआ रहता था, मतलब ऐसा कुछ बनाए मान लीजिए ABC, तो क्वेश्चन में ऐसा था कि हुई चीज़ था थर्ड लेफ्ट ऑफ द A, तो मैं जल्दबाजी में ना ये थर्ड लेफ्ट पढ़ना ही भूल जाता था। मैं जल्दबाजी से लेफ्ट देखता था और फिर A के बगल वाला जो B होता है शायद वो B टिक करके मैं निकल जाता था, लेकिन उसमें क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे D, थर्ड लेफ्ट में D आंसर था, इसीलिए D। तो ये सब मैंने नोट किया था पहला टाइम में कि मैंने क्वेश्चन ऐसे गलत किया, ऐसे पढ़ा था मैंने। ठीक है, ऐसे पढ़ के मेरा डिजिटल नोट बनाया हुआ था पूरा एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में पूरा डाटा लिखता था मैं, लिखने के बाद ये सब नोट भी दे देता था मार्क रिव्यू के लिए। फिर क्या होता था, ये वाला जो अगर कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत होता है तो कॉन्सेप्ट मैं रिवाइज करता था, सही करता था। और अगर कॉन्सेप्ट सही होता है, ऐसा सिली मिस्टेक वगैरह कुछ होता है तो उसके लिए कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट दिन आप जब मॉक दोगे या फिर नेक्स्ट मॉक आप जब दोगे, आप एक बार उसको खोलना, वो डायरी हो या डिजिटल नोटबुक हो, उसको आप खोलने के बाद पूरा एक बार ऊपर से नीचे तक देख लेना, एक बार, ज़्यादा कुछ नहीं, ऊपर से नीचे तक देख लेना, अच्छा मेरा ऐसा ऐसा सिली मिस्टेक होता है, ऐसा ऐसा सिली मिस्टेक होता है। और ये सब लिखने का फ़ायदा कहाँ और कहाँ मिलेगा, और ये फ़ायदा वहाँ मिलेगा, मान लीजिए आपको 5 अगस्त आपका एग्ज़ाम है, तो 4 अगस्त के शाम में बैठ के तो आप मॉक नहीं दे रहे होंगे, या फिर आप कोई चीज़ कॉन्सेप्ट तो नहीं पढ़ रहे होंगे, तो क्या करेंगे आप पुराना मॉक रिवाइज करेंगे। लेकिन मान लो पुराना मॉक मतलब आप तो 40, 50, 60 मॉक दे चुके हो इतना दिन से, तो अभी मॉक जब दे चुके हो तो अभी ये 4 तारीख को क्या करना होगा, 4 तारीख को ये वाला डिजिटल नोटबुक या फिर ये मॉक डायरी जो है, ये डायरी आपको देखना होगा कि मेरा यहाँ गलती होता है, ये होता है, वे नहीं होता है, ये नहीं होता है। और एक चीज़, आप अपना मार्क्स वगैरह परसेंटाइल कितना गलत होता है, कितना सही होता है, ये सब ना नोट डाउन करके रखो इसी डायरी में। अगर आप बोलते हो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना कैसे बनाता था वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे, मतलब मैं एक्सेल शीट में बनाता था, वो मुझे ढूंढ के रखना पड़ेगा, देख के मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप 1। बहुत लंबी चौड़ी बात कर रहा हूँ क्योंकि आप ये 1.5 में सुन सकते हो ये वाला वीडियो।
तो देखिए फिर नेक्स्ट स्टेप में हम चले जाते हैं। वैसा तो हमने बता दिया कि रॉन्ग क्वेश्चन को कैसे करना है। फिर राइट क्वेश्चन, ये जो मैंने बताया ना कि कैसे करना है कैसे नहीं, जो लिखना है ये सबके लिए सेम होगा, इसीलिए इतना टाइम दिया स्टेप 1 में। अभी देखिए कितना जल्दी जल्दी आपको समझ में आएगा स्टेप 2 स्टेप 3। स्टेप 2 में भी सेम क्वेश्चन करना होगा, राइट क्वेश्चन टाइम कंपैरिजन। आप लोग मतलब देख लीजिए कितना, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लीजिए। पहले क्या किया हमने, पहले किया कि रॉन्ग कितना हुआ है क्या नहीं, रॉन्ग का क्वेश्चन को हमने आइडेंटिफाई किया, जो जो हमने रॉन्ग किया है उसको पहले पूरा देखा। फिर आया हमने राइट क्वेश्चन में, जो को आप लोग का एनालिसिस क्या होता है, आप लोग का एनालिसिस ऐसा होता है कि जो हमने गलत किया वो देख लिया, और फिर जो हम लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया उसको अटेम्प्ट कर लिया। देखिए स्टेप 2 आ गया, लेकिन हम अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के अभी तक आए ही नहीं। क्यों नहीं आए ये बताएंगे, ये कुछ बात में बताएंगे, ठीक है। पहले स्टेप 2 देख लीजिए। स्टेप 2 में राइट क्वेश्चन, जो जो आपका राइट हुआ है ना, जो 56 क्वेश्चन मैंने जो एग्जांपल दिया था, 58 में से 2 गलत हुआ था और 56 सही हुआ था। 56 में से आपको मतलब मान लीजिए यहाँ पे 4 पजल था, ठीक है। तो पहला पजल में आप बनाए थे, तो पहला पजल आप गए वहाँ पे, पहला पजल आप देखना कि आप कितना मिनट में किए। मान लीजिए आपको टाइम लगा 2.5 मिनट्स, ठीक है। फिर आपको लगा कि देखा कि आपको एवरेज वहाँ पे कितना है सब लोगों का। एवरेज में अगर आप देख ले कि 2.25 मिनट्स है सबका, तो आप देख लो कि आप एवरेज लोगों से ज़्यादा टाइम लगा रहे हो। अगर एवरेज 2.25 रहता होगा तो आपको टॉपर को वहाँ पे 1.5 मिनट टॉपर दिखेगा। लेकिन ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। बहुत सारे मॉक टेस्ट में बहुत सारे यहाँ पे दिखा था क्या है कि एक लंबा पजल है जो 22 सेकंड में टॉपर कंप्लीट करके निकल गया है, वो सब फेक होता है। वो सब फेक होता है कि आपको पता चल जाएगा ना कि आपको जो चीज़ 2.5 मिनट लगा है वो अगर टॉपर 22 सेकंड में कर रहा है तो इसका मतलब वो फेक ही होगा ना। आपको 2.5 मिनट लगा, ठीक है, उसको अगर कम भी करता है ना तो कोई तो 2 मिनट में करेगा, 1.5 मिनट में 1.5 मिनट में कर देगा, 1 मिनट 70 सेकेंड 40-50 सेकेंड में करेगा, ठीक है। लेकिन 2.5 मिनट का चीज़ 2 मिनट का चीज़ 22 सेकेंड 20 सेकेंड 12 सेकेंड में कैसे कर देगा, तो वो फेक होता है। उसको आपको ध्यान से देखना होगा कि ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट फील हो रहा है कि टॉपर ने 22 सेकेंड में कर दिया, हमने 2.5 मिनट लगाया, जी नहीं, वो फेक होता है। वो बहुत सारा चीज़ होता है, वो मॉक डिटेल्स जब बात करेंगे तब करेंगे कि कैसे होता है कैसे नहीं, ठीक है। फिर आते हैं, फिर राइट क्वेश्चन जो हुआ उसका टाइम कंपैरिजन आपको वैसे करना है कि देख लिए कि ऐसे 2.5 मिनट का ऐसा किया, टॉपर कितना टाइम लगाया, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको दिस टाइप ऑफ पजल, इस टाइप की पजल मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, एवरेज लोगों से भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। मान लीजिए फ्लैट फ्लोर वाला है, ठीक है, तो इसको आप कहीं साइड पे नोट करिएगा कि फ्लैट फ्लोर में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। आपको अगर मान लीजिए कि आपको जो डेजिग्नेशन वाला पजल है, डेजिग्नेशन वाला पजल देखे कि आपको 1 मिनट 15 सेकेंड लगा, जहाँ पे टॉपर को 1 मिनट 10 सेकेंड ही लगा होगा और एवरेज टाइम 2 मिनट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे स्ट्रांग हो, आप स्ट्रांग हो, फिर आपको पता चलेगा कि दिस टाइप ऑफ पजल मुझे अच्छे से आता है, तो एग्ज़ाम में इसको जल्दी उठाएंगे, सबसे पहले इसको उठाएंगे, ठीक है। इसी वजह से राइट क्वेश्चन का भी एनालिसिस ज़रूरी है, इसीलिए मैं एक डिटेल मैनर में आपको बता रहा हूँ कि कैसे प्रिपेयर, मतलब कैसे एनालिसिस करना है कैसे नहीं। तो राइट क्वेश्चन भी एनालिसिस का पार्ट होता है, जो आपने सही किया है वो भी एनालिसिस का पार्ट होता है। मान के चलिए मैं जो तीनों स्टेप बता रहा हूँ ना, पूरा का पूरा मिला के आपको 30 मिनट लगेगा, 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगेगा एनालिसिस करने में। अगर आप कंटिन्यू करते हो, पहला दिन 1 घंटा लग जाएगा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग सकता है अगर आप थोड़ा स्लो हो तो, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 मिनट लगेगा, मेरा 30 मिनट लगता है, ठीक है। चलिए, तो राइट क्वेश्चन का हो गया, पहला वाला स्टेप 1 का रॉन्ग क्वेश्चन कैसे करना है कैसे नहीं, जो डायरी मेंटेन करना है उस सब के बारे में मैं बता दिया। फिर सेकंड राइट क्वेश्चन के बारे में बता दिया, जो टाइम कंपैरिजन है, टाइम कैसे कंपेयर करना है क्या नहीं, टॉपर से एवरेज टाइम से। फिर हम आते हैं स्टेप 3। देखिए स्टेप 3 आ गया, तीनों स्टेप के बारे में मैं बता रहा था आपको, लेकिन स्टेप 3 आ गया, इसमें भी मैंने ये नहीं बताया कि आपको जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं किए हैं उसको अटेम्प्ट कीजिए। स्टेप 3 में आपको ये देखना है कि क्वेश्चन चूजिंग ऑर्डर करेक्ट और नॉट। मान लीजिए आप पहले आके ही मैथ के बारे में बात करता हूँ, मैथ में आके ही आप ढूंढने लगे कि कहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, कहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन है, कहाँ पे क्वाड्रेटिक है, उसको करने के बाद ये किए वो किए। लेकिन आप उस टाइम में देख लिए कि आप ढूंढने में इतना ज़्यादा टाइम मतलब वेस्ट कर दिए कि आपको उस टाइम में एक पूरा का पूरा DI सॉल्व हो जाता होगा, या फिर आप ये में रीजनिंग में
आपको रीजनिंग में आप ढूंढ रहे हो कि इनइक्वालिटी कहाँ है, सिलोस कहाँ है, वार्ड ऑर्डर कहाँ है, ये सब पहले आप ढूंढ रहे हो। कि ये सब ढूंढने के बाद मतलब पहले मैं उन लोग उसको करूँगा, फिर आके लास्ट में आखिर में पजल करूँगा। तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि वो ढूंढने में ना मेरा एक पजल का टाइम वेस्ट हो गया, 3 मिनट तो ढूंढने में चला गया। ये सब आपको पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा। अगर अच्छा वाला टेस्ट सीरीज है आपके पास तो वहाँ पे दिया हुआ होता है कि कितना टाइम आप वेस्ट करते हो। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कौन अच्छा है कौन बुरा है, सभी सही है। एनालिसिस के ऊपर उन लोगों का प्राइस होता है, जिसका एनालिसिस अच्छा है वो देखना। मैं हिंट्स देता हूँ आपको, देखना 1-2 टेस्ट सीरीज ऐसा होगा जहाँ पे आपको वैसे ग्राफ मिलेगा कि आप कितना टाइम वेस्ट किए हो रॉन्ग आंसर में, कितना टाइम आपको लगा राइट क्वेश्चन में और कितना टाइम आपको अनआंसर्ड क्वेश्चन में आपने बिताया। और वहीं पे आपको कंपेयर मिलेगा कि टॉपर ने कितना टाइम राइट क्वेश्चन में बिताया, कितना रॉन्ग क्वेश्चन में बिताया और कितना क्वेश्चन अनआंसर्ड में बिताया, कितना टाइम अनआंसर्ड में बिताया। ऐसा टेस्ट सीरीज में 1-2 टेस्ट सीरीज में वैसा है। मैं अब नाम नहीं बताऊंगा, मुझे पैसा कोई नहीं दे रहा है तो कि मैं प्रमोट करूं सबको। आप लोग अपने हिसाब से देख लो, जो सब सही है सही सभी है, दिक्कत की बात कोई नहीं है, ठीक है। तो इस ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और अगर आपको मतलब टेस्ट सीरीज में ऐसा फैसिलिटी नहीं है तो आपको ऊपर जो टाइमर है उस टाइमर को देखना पड़ेगा कि टाइम कितना टाइम। अच्छा, ये वाला तो पजल मैंने सॉल्व नहीं किया लेकिन मेरा 3 मिनट वेस्ट हो गया यहाँ पे, तो ये वाला चीज़ है। और इसी वजह से ना आपका ये डायरी जो बताया, डायरी मेंटेन जरूरी है, क्योंकि आप ढूंढ तो मतलब ढूंढेंगे तो ज़रूर, क्योंकि पीओ का एग्ज़ाम है। पीओ का एग्ज़ाम में आप 80 से 80 आउट ऑफ 80 तो लाने नहीं वाले हो, मतलब होगा नहीं 80 आउट ऑफ 80। आपको तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा, एक पजल तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा अगर ज़्यादा दिक्कत दे रहा है तो कौन सा पजल छोड़ना है, कौन सा पजल में आप स्ट्रांग है, कौन सा पजल में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये सब आपको इस डायरी से मेंटेन, डायरी या फिर एक डिजिटल नोटबुक से पता चल जाएगा, राइट। और ये डायरी से पता चल जाएगा। इसी वजह से डायरी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कौन से पजल में स्ट्रांग हो, कौन से पजल में वीक हो, फ्लैट फ्लोर में कैसा हो, ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस में आप कैसे हो, ब्लड रिलेशन में आप कैसे हो, ये सब उस डायरी से पता चल जाएगा। क्योंकि डायरी में आप जब एक एक चीज़ लिखोगे ना कि मेरा ब्लड रिलेशन में ये होता है, और ये सब कब होगा, जब 5 अगस्त को आप एग्ज़ाम देने जाओगे, उससे पहले 4 अगस्त का काम ही आपको यही होगा, ठीक है। सेम प्रीलिम्स सेम मेंस, कुछ भी मॉक टेस्ट दो, मॉक डायरी या फिर मॉक डिजिटल नोटबुक मेंटेन जरूर करो, जरूर करो, ठीक है। तो ये वाला हमारा स्टेप 3 हो गया। स्टेप 3 हो गया कि आपका ऑर्डर करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट नहीं है तो आप उस नोटबुक में लिखो कि नहीं, मैंने इसमें टाइम बर्बाद कर दिया था। या फिर ये वाला भी इसको लिखो कि मैंने, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बताता हूँ। एक सिचुएशन ऐसा था कि आपका ये पजल, 2 पजल बच गया है, 2 पजल करने का टाइम है आपके पास, आखिर में 2 पजल में फंस गए हो। तो मेरा बहुत होता था ये सब कि एक है मान लो कि बॉक्स बेस्ड पजल और दूसरा है आपका मान लो कि डे बेस्ड पजल, ठीक है, मंडे ट्यूसडे। तो आपने मतलब देखा कि ये डे बेस्ड जो पजल है वो ज़्यादा लाइन का लिखा हुआ है, 6-7 लाइन का है। और ये जो बॉक्स बेस्ड पजल है या फिर अनसर्टेन पजल मान लो, अनसर्टेन पजल जो है वो 3-4 लाइन का है। तो हम सब लोग क्या करेंगे कि एक ही पजल हम बना सकते हैं लास्ट के टाइम में, 3 मिनट 1.5 मिनट के करीब बचा हुआ है, 2 मिनट के करीब बचा हुआ है। तो हमने एक छोटा वाला पजल उठा लिया, लेकिन हम इसमें गए फंस। क्यों? क्योंकि हमको इसमें तो टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट तो ये वाला डे वाला पजल है। तो डे जितना भी बड़ा हो, हमको डे को पहले उठाना है। ये सब कैसे पता चलेगा? ये सब ये डायरी से पता चलेगा। ये सब डायरी में आप लिखोगे कि मैंने 2 मिनट टाइम बचा हुआ था, डे बेस, ऐसा अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में लिखना कि ऐसा हमने बना के रखा था। 2 पजल था, 2 मिनट का टाइम था, एक बॉक्स बेस था, एक अनसर्टेन था और एक डे बेस था। तो मैंने अनसर्टेन पजल को उठा लिया छोटा देख के, लेकिन डे बेस पजल में तो मैं स्ट्रांग हूँ, ये वाला मैं उस टाइम में याद नहीं आया था। पूरे अपने हिसाब से लिखो, क्योंकि उसको कोई चेक नहीं करेगा, उसको देख के आपको कोई जज नहीं करेगा, उसको जज आपको खुद ही करना है। आप खुद को जज करोगे उसको देख के, ठीक है। तो ये रहा स्टेप 3। अभी आखिरी जो होगा वो मेरा स्टेप कुछ स्टेप नहीं है, वो होगा फाइनली सॉल्व द अनआंसर्ड क्वेश्चन। वो तीनों चीज़ में नहीं है। अनआंसर्ड क्वेश्चन सॉल्व आप आखिर में करो, एकदम आखिर में, जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा फिर अनआंसर्ड क्वेश्चन करो। देखो कि आप कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे इसमें से भी, और कौन सा आप छोड़े, क्यों छोड़े इसको, कॉन्सेप्ट वीक था या फिर लंबा देख के आपने छोड़ दिया डर के, एरिथमेटिक था इसलिए छोड़ दिया, पजल था इसलिए छोड़ दिया। ये आपको फाइनल जब अनआंसर्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब देखना होगा। तो ये रहा 4 स्टेप। इस 4 स्टेप से
हम एक मॉक को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मतलब अगर ये सब ना करके अगर सिर्फ आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम देने के बाद मॉक देने के बाद नंबर देख लिए, नंबर देख के ठीक है ये तो गलत हुआ, मुझे 55 आया, मुझे 60 तक जाना है, अगर आप ये सब एनालिसिस नहीं करोगे तो आप 55 से 60 कभी नहीं जा पाओगे। आप गलतियाँ अपना ढूंढोगे फिर ही ना आपको मिलेगा रास्ता। अगर आपको 55 आ रहा है तो आप 55 में ही स्टक होके रह जाओगे इस वजह से। ठीक है, तो ये रहा, मैं डिटेल में बता दिया, ये मतलब लगभग 15-20 मिनट का वीडियो हो गया है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर देखना चाहते हो तो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत दिनों के बाद आया हूँ तो अभी कंटिन्यू रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि 2 महीने 3 महीने बाद आऊँगा, ऐसा नहीं, आएगा, वीडियोस आएगा। तो आप चैनल में बने रहिए और चैनल विजिट कर सकते हो, बहुत सारा कंटेंट रखा हुआ है, प्रीलिम्स का, मेंस का, रीजनिंग के रिगार्डिंग पजल है, मेमोरी बेस्ड पेपर्स है, ये सब कुछ है। तो ये सब आप चैनल विजिट करके देख सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा, और अगर कोई बात जाननी हो तो कमेंट कर देना, मैं उनका रिप्लाई या फिर उसके लिए अलग वीडियो, कोई क्वेरी अगर एक्स्ट्रा क्वेरी होगा तो उसके लिए वीडियो भी बना दूंगा, या फिर कमेंट में मैं रिप्लाई भी कर दूंगा, सबका कमेंट में पढ़ूंगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।